नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में एजेई की भर्ती परीक्षा में भी घपला। प्रदेश के बजट में दिखाई देगी केंद्र की छाप। उत्तराखंड में रेल विकास को 504 करोड़ रुपए मिले 5004 करोड़ रुपए मिले। एमबीपीजी कॉलेज की छत पर चढ़ी छात्र संघ अध्यक्ष, दिन भर मचा बवाल। भर्ती घपला, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, धामी। यूपीएसएससी जिस परीक्षा में डाला हाथ उसी पर घपला। एमबीपीजी में बचा बवाल का एबीवीपी का कार्यक्रम, आज छात्रों की रहेगी छुट्टी। बैंक में बंधक संपत्ति बेचने वालों पर शिकंजा। उत्तराखंड स्कूली शिक्षा प्रयोगात्मक परीक्षाएं 6 से 14 फरवरी तक होगी। तेजी से बढ़ रहा है पहाड़ी उत्पादों का दबदबा। चौखटिया में नशा नहीं रोजगार आंदोलन की वार्षिक घाट पर कार्यक्रम। नशे और भूमि माफिया के कब्जे से जनता त्रस्त। जोशीमठ आपदा, भूधसा के प्रभाव कम करने में जुटे। हिमाचल दिल्ली से ज्यादा धन वर्षा उत्तराखंड में, आम बजट 2023। सारी भर्ती एजेंसियां नाकाम, किस पर भरोसा करे उत्तराखंड का युवा। पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कांड की जांच कर रही एसआईटी ने एजेई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा कर दिया है। एसआईटी के मुताबिक पटवारी परीक्षा का पेपर लीक करने वाले लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और उनके गैंग ने लाखों रुपये वसूल कर इस कार्यान्वयन को अंजाम दिया। चतुर्वेदी के अलावा आयोग का एक और अनुभाग अधिकारी और प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा का एक पूर्व नेता भी इस गठजोड़ में शामिल है। एसआईटी के प्रदर्शन इंस्पेक्टर बीएल भारती ने इस मामले में अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी, उनकी पत्नी ऋतु समेत गैंग के 8 सदस्यों के खिलाफ कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पेपर लीक करने वाले गैंग लीडर, उनकी पत्नी समेत कई आरोपी जेल में है। शेष की तलाश की जा रही है। एसआईटी का कहना है कि पटवारी पेपर लीक कांड में गिरफ्तार पॉलिटेक्निक शिक्षक राजपाल और निलंबित अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की गैंग ने एजेई भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक किया था। इस मामले में लोक सेवा आयोग का एक ही अन्य अधिकारी संजीव कुमार भी शामिल था। एजेई के पेपर सेट की जिम्मेदारी संजीव कुमार के पास ही थी। एसआईटी ने पिछले दिनों पीसीआर रिमांड पर लिए गए राजपाल की निशानदेही पर एजेई भर्ती परीक्षा से जुड़े अहम साक्ष्य बरामद किए। हरिद्वार स्थित एक सोसाइटी के एक फ्लैट में एवं लक्ष्य में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र सॉल्व कराया गया था। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आयोग के विभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी, उनकी पत्नी ऋतु, पॉलिटेक्निक शिक्षक राजपाल, इसके भतीजे संजीव दुबे, मनीष कुमार और अन्य आरोपी अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार, नितिन चौहान पुत्र ब्रह्मपाल निवासी गांव अन्य की सिटकुल, संजय धारीवाल पुत्र सुरेंद्र सिंह धारीवाल निवासी मोहम्मद जट मैंगलोर, सुनील सैनी पुत्र ज्ञानचंद सनी निवासी पूर्वावाला लक्ष्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अनुभाग अधिकारी के खिलाफ पूर्व के मुकदमे की तरह भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जांच की जा रही है कि इस परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र कितनी रकम में बेचा गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकार ने इस नासुर को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ी और छोटे बेटे बेटियों के भविष्य को लेकर सरकार की मंशा कार्य पहले दिन से स्पष्ट है। सरकार ने तब भी कहा था कि कहीं कोई भी गड़बड़ी किसी परीक्षा में पाई जाती है तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्तियों में गड़बड़ी का जो पुराना कैंसर लगा है और अब नासूर बन गया है, जब तक इसकी पूरी सफाई नहीं हो जाती तब तक सरकार लगातार कार्रवाई करती रहेगी। लोक सेवा आयोग के जेई और एई के लिए जो भर्ती परीक्षाएं हुई थी उनमें कुछ शिकायतें मिली थी। सरकार ने इसकी प्रारंभिक जांच कराई तो कई गड़बड़ियों की पुष्टि हुई। धामी ने कहा कि राज्य सरकार पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए कृत संकल्प है। यूपीपीएससी की एई और जेई परीक्षाओं में शिकायत मिलने पर तुरंत जांच के आदेश दिए गए और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इनमें जो भी संतलिप्त पाया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले भी विभिन्न भर्तियों में गड़बड़ी करने वालों को जेल भेजा गया है। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी पूरी पारदर्शी और साफ सुथरी तरीके से भर्ती परीक्षाएं हो। भर्ती के कैलेंडर जारी कर उसके अनुरूप परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देगा। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह से घपले घोटाले सामने आ रहे हैं उनसे अभ्यर्थियों के साथ ही आमजन भी दंग है। पुलिस जिस भी परीक्षा की जांच में हाथ डाल रही है वही घपला घोटाला उजागर हो रहा है। माफिया का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो हर परीक्षा एजेंसी की परीक्षाओं में सेंध लगा रही है। पुलिस की जांच में ऐसी अब तक 8 परीक्षाओं में पर्चे लीक होने, ओएमआर सीट में छेड़छाड़ और ब्लूटूथ से नकल कराने के मामले सामने आ चुके हैं। इससे सालों से परीक्षा की तैयारी में लगे बेरोजगारों को उस पर पलीता लगता दिख रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षाओं में सबसे पहले वर्ष 2016 में बीपीपीडीओ की भर्ती में घपला सामने आया था। 196 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में एक ही परिवार के कई सगे
भाई बहन भी चयनित हुए थे। यहाँ तक यूएस नगर के एक गांव के 20 से ज्यादा अभ्यर्थी भी चयनित हो गए थे। घपला सामने आने पर 2017 में परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 2018 में परीक्षा दोबारा करानी पड़ी। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर आरबीएस रावत, सचिव मनोहर कानियाल और परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया अभी जेल में। उसके वर्ष 2021 में हुई बंद दरोगा स्नातक स्तरीय और रक्षा सचिवालय रक्षा भर्ती में भी घपला आने पर इन तीनों परीक्षाओं को भी निरस्त करना पड़ा था। देहरादून राज्य के बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की झलक नजर आएगी। केंद्रीय बजट पर तस्वीर साफ होने के बाद अब राज्य भी अपने बजट को अंतिम रूप देने में जुट गए। माना जा रहा है कि राज्य का बजट भी मुख्य रूप से पर्यटन, कृषि, बुनियादी विकास, आवास, पेयजल, महिला सशक्तिकरण सेक्टर पर केंद्रित होगा। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सभी विभागों को केंद्रीय बजट का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय बजट के आधार पर विभाग अपने बजट में कुछ संशोधन भी कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस बार कृषि, पेयजल, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन को काफी अहमियत दी है। राज्य भी इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। शीघ्र ही केंद्र पोषित योजनाओं, केंद्र सरकार की नई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए राज्य को बजट में राज्यांश की व्यवस्था भी करनी होगी। साथ ही केंद्र सरकार ने जिस तरह छोटे अनाज, बागवानी और स्थानीय उत्पादों को खासी तरजीह दी है, इसके मुताबिक प्रदेश के बजट में प्रावधान किए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2023-24 के बजट का आकार 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। वर्ष 2023-24 में बजट का आकार 71,000 करोड़ से कुछ ज्यादा रहा था, लेकिन इस बार जैसे केंद्र ने विभिन्न सेक्टर में नई योजनाएं शुरू की, बजट राशि बढ़ाई है, जिससे राज्य का बजट आकार भी बढ़ने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कह चुके हैं कि केंद्र के बजट में उत्तराखंड को कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में अहम लाभ मिलने जा रहे हैं। प्रदेश में मोटा अनाज, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन और बिक्री के लिए प्रदेश में यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। नौकरशाही सीएम को ओर से व्यक्त की गई उन्हीं उम्मीदों को बजट में साकार करने की तैयारी में जुटी है। साथ ही करों के रूप में 2500 करोड़ रुपए सालाना अधिक मिलने का असर भी बजट में दिखेगा। सहकारी बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक की तहरीर के बाद बंधक संपत्ति को बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। मामले में पुलिस ने एक कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जबकि अन्य के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शाखा प्रबंधक की ओर से एसएसपी पंकज भट्ट को शिकायत पत्र भेजा गया था कि पत्र में क्या कहते सुभाष नगर हल्द्वानी की कंपनी मालिक ने बैंक में अपनी संपत्ति बंधक रखी है। उसके बदले उसने दिसंबर 2015 में 5 करोड़ रुपए सीसीएल और सितंबर 2016 में 10 करोड़ टर्न ऋण लिया था। काफी समय से आरोपों की ओर से किस्त का भुगतान नहीं किया जाता। इस पर बैंक कर्मचारियों ने मौके पर जाकर संपत्ति की जानकारी जुटाई, जिस दौरान पता चला कि आरोपी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बंधक संपत्ति धोखे से बेच दी। जिसके अलावा जिलाधिकारी की संस्तुति में महाबालेश्वर ट्रेडर हल्द्वानी पर 10 करोड़ रुपए नहीं देने में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। गोलयू ट्रेडर पर 20 करोड़, पंत हरिवाला हल्द्वानी पर 7 करोड़, अल्मोड़ा के एक फर्म पर 5 करोड़ की देनदारी के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। लाल कुआं रायकी इंटर कॉलेज लाल कुआं में हाईस्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के संस्थागत व्यक्तिगत परियोजना परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई। हाईस्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों की 6 फरवरी को हिंदी, 7 को सामाजिक विषय, 8 को गणित, 9 को विज्ञान, 10 को अंग्रेजी और संस्कृत, 11 फरवरी को रंजन, कला, ऑटोमोबाइल, रिटेल की परियोजना परीक्षाएं होंगी। इंटरमीडिएट की 6 फरवरी को राजनीतिक शास्त्र, 7 को अंग्रेजी, संस्कृत, 8 को अर्थशास्त्र, 9 को हिंदी, को 10 को सामाजिक शास्त्र, गणित 10 फरवरी और 11 फरवरी को जीव विज्ञान, 13 फरवरी को भौतिक विज्ञान और 14 फरवरी को रसायन विज्ञान की प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं होंगी। कुमाऊं के स्थानीय उत्पादों ने बाजार में तेजी से अपनी जगह बनाई है। खेतों में पैदा होने वाली फसलों के साथ ही लोक कला से भी हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक और जहां अल्मोड़ा के बाल मिठाई, पिथौरागढ़ के राजमा ने बाजार में जगह बनाई, वहीं पहाड़ी समाज की लोक कला एपण में अब देश के हर कोने कोने तक पहुंच रही है। साथ ही दोनों मैदानी जिले उधम सिंह नगर में बनने वाले उत्पाद भी हजारों लोगों को रोजगार देने के साथ ही करोड़ों रुपए की आय का साधन बन गई। केंद्र सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत अक्टूबर 2021 में शुरू की। कुमाऊं के जिलों में भी स्थानीय स्तर पर होने वाले उत्पादों को इसमें शामिल किया गया। जिला उद्योग केंद्र की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हर साल मांग बढ़ रही है। स्थानीय बाजार के साथ ही ऑनलाइन में भी इसकी मांग की जा रही है, जिससे कुमाऊं के हजारों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। पहाड़ी उत्पादों को बाजार में बढ़ती मांग से इससे जुड़े वाले लोगों की भी संख्या बढ़ रही है। पहाड़ में हर शुभ काम में बनाए जाने वाले एप्पण अब आय का साधन भी बन रहा है। नैनीताल जिले में इसे एक जिला एक उत्पाद के तहत लिया गया है। जिला उद्योग केंद्र के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जिले में 1870 लोगों ने इसे आय का जरिया बनाया। स्थानीय बाजार के साथ ही ऑनलाइन बिक्री से हर साल लगभग 70 लाख रुपए की आय की गई है। हल्द्वानी गोला खनन रॉयल्टी कम करने का आदेश शासन की ओर से जारी हो गया। इसके बाद भी खनन निकासी को लेकर कारोबारी में संशय बना हुआ है। अब कारोबारी टैक्स कम और भाड़ा तय करने की मांग पर अड़े हुए हैं। गोला संघर्ष समिति खनन निकासी शुरू होने से ही एक राज्य एक रॉयल्टी की मांग पर अड़े हुए थी, जिससे 4 माह बीत जाने के बाद गोला खनन में निकासी नहीं हो पाई थी। 18 जनवरी 2000 को शासन
ने आधी जारी का रॉयल्टी को 30 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल से कम 22 रुपये 14 पैसे कर दिए थे, मगर यह आधी जारी लागू ना हो सका। गौला में सभी खर्चे मिलाकर 25 रुपये प्रति क्विंटल की रॉयल्टी ली जाने लगी। इसे लेकर वन निगम ने तर्क दिया कि उसके हिस्से में कटौती ज्यादा हुई है। साथ ही निकासी गेटों पर लगे तौल कांटों में वाहन ढुलाई के दाम भी कर दिए गए हैं, जबकि कांटा संस्था को पूर्व में टेंडर के हिसाब से तय दर पर सही पैसे देने पड़ेंगे। इस बीच 24 जनवरी को वन निगम मुख्यालय ने एक और आदेश जारी कर दिया, जिसका पिछला आदेश पूरी तरह लागू न हो सका, जिसके बाद खनन विभाग ने प्रमुख सचिव वन को शिकायती पत्र भेजते हुए कहा कि निगम अपने स्तर से रॉयल्टी वसूल रहा है। ऐसे में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। वहां अब वन निगम ने फिर आदेश जारी कर कहा कि 17.14 रुपये प्रति क्विंटल रॉयल्टी लगेगी। शुक्रवार को अम्बाला गेट में हुई बैठक में कहा कि रॉयल्टी कम करने का स्वागत करते हैं, पर क्रेशर स्वामी जब तक उचित भाड़ा तय नहीं करते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बैठक में अध्यक्ष पम्मी सैफी, यूनियन डंपर यूनियन अध्यक्ष मनोज मटवाल आदि मौजूद रहे। नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन की जन्मस्थली चौखुटिया के निकटवर्ती घुघोली बसपीड़ा गांव में शुक्रवार को दिशा शिक्षण संस्थान ने नुक्कड़ नाटकों से नशे से दूर रहने और परिवार को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक उत्तराखंड पर्यटन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि पिछले 22 वर्षों से उत्तराखंड में राज करने वाली सरकार ने राज्य की अवधारणा के साथ खिलवाड़ कर इसे खोखला और बदरंग कर दिया। आज स्थायी राजधानी का मुद्दा अधर में लटका हुआ, पहाड़ पर नशे की बढ़ती लत, भू माफिया के जमीनों में कब्जे से जनमानस त्रस्त है। सरकार के पास युवाओं के लिए रोजगार की कोई नीति नहीं है। केंद्रीय अध्यक्ष तिवारी ने कहा कि पहाड़ों में खेती सरकारी नीतियों के चलते चौपट हो गई है। जंगली जानवरों ने कृषि आधारित आर्थिकी को चौपट कर ग्रामीणों को पलायन को मजबूत कर दिया। राज्य के हित में सभी संघर्षशील ताकतों को एकजुट होकर तीसरे विकल्प के रूप में आगे बढ़ना होगा। जोशीमठ भूदशा उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार सभी संबंधित एजेंसियों से मिलकर काम कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ में भूमि धंसने की वजह से कई मकानों में गहरी दरारें पड़ी हैं। इन्हें बताया कि राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ 863 मकानों में गहरी दरारें आई है और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 296 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को पुनर्वास के लिए अग्रिम राशि के तौर पर 1 लाख रुपये और विस्थापन भत्ते के रूप में 50,000 रुपये देने के आदेश दिए हैं। इसके लिए 45 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 30 जनवरी की स्थिति के अनुसार 235 प्रभावित परिवारों को राहत सहायता के तौर पर 3.5 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई, जिसके लिए प्रति कमरा प्रतिदिन 950 रुपये और भोजन के लिए 450 रुपये प्रति व्यक्ति दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन अस्थायी आवास का लाभ नहीं लेने वाले प्रभावित परिवार को 6 माह तक 5,000 रुपये प्रति माह तक सहायता दी जा रही है। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को मुफ्त इलाज और दवा की सुविधा भी प्रदान की गई है। रेल सुविधाओं के विकास के लिए उत्तराखंड उत्तर भारत के कई बड़े राज्यों के मुकाबले अधिक धन लेने में कामयाब रहा। दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा से तो उत्तराखंड को दोगुना से भी ज्यादा बजट मिला, तो पंजाब भी धन वर्षा में पीछे। केंद्र सरकार के इस दरिया दिल्ली के पीछे पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष अनुराग तो है ही, साथ ही सामरिक और धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में अहम कारण है। शुक्रवार को रेल बजट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यवार बजट आवंटन का ब्यौरा भी पेश किया। उन्होंने हर वर्ष राज्य को वर्ष 2009 से 2014 के दौरान मिलने वाले सालाना बजट आवंटन का भी ब्यौरा रखा। उनकी तुलना बीते रोज सदन में पेश बजट से भी की। सूत्रों के अनुसार राज्य को मिले 5,004 करोड़ रुपए का बजट एक बड़ा हिस्सा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट पर खर्च होना तय है। यह प्रोजेक्ट धार्मिक लिहाज से तो महत्वपूर्ण है, इनका सामरिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। केंद्र सरकार की योजना से प्रोजेक्ट को वर्ष 2024-25 तक पूरा करने का है। इसी लक्ष्य के साथ प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल भी रहा है। केंद्र डीआरएम अजय नंदन सिंह ने बताया कि हर रेलवे स्टेशन में जन सुविधा केंद्र बनाने की योजना है। पहले चरण में 2000 रेलवे स्टेशनों पर ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे जहां यात्री रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीद सकेंगे। यहाँ 24 घंटे संचालित होंगी। देहरादून लोक सेवा आयोग की इंजीनियरिंग भर्ती में नकल की पुष्टि होने के बाद उत्तराखंड में भर्ती एजेंसियों की साख शून्य पर पहुंच गई है। अब उत्तराखंड में कोई भी भर्ती एजेंसी नहीं बची जिस पर संगीन आरोप न लगे हों। ऐसे में युवा किस पर भरोसा करे। यूके ट्रिपल एस संगठन गठन से पहले सरकारी भर्ती उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा परिषद रुड़की आईबीटीआर करती थी, लेकिन एजेंसी की भर्ती में पारदर्शिता का अभाव रहा। लगातार उठते सवाल को चलते सरकार ने 2014 में समूह ग स्तर की भर्तियों के लिए यूके ट्रिपल एस का गठन किया था, लेकिन नई एजेंसी भी 2016 में बीबी वीडियो के रूप में पहली बड़ी भर्ती में फेल हो गई। इस कारण प्रकरण में 7 साल तक तत्कालीन अध्यक्ष सचिव और परीक्षा नियंत्रक तक जेल में
बंद हैं। इसके बाद गत वर्ष जुलाई के बाद से आयोग की 3 अन्य भर्तियों में मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। उधर लोक सेवा आयोग की को राज्य की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी माना जाता है, जो आम मुख्य तौर पर प्रांतीय सेवा के अधिकारियों का चयन करती है। आयोग की पटवारी भर्ती के बाद इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा में भी नकल की पुष्टि हुई है। नेशनल कार्बेट पार्क के तहत पाखरू टाइगर सफारी निर्माण के मामले में सीईसी ने राज्य सरकार को लेकर टिप्पणी की है। रिपोर्ट में कहा गया कि तमाम गड़बड़ियां प्रकाश में आने के बाद भी सरकार और तत्कालीन मुख्य वन जीव प्रतिपालक की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इस मामले में 8 फरवरी को सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। इसी दिन पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत को भी सुनवाई के लिए नोटिस जारी हो सकता है। 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल इंपाउंड कमेटी सीईसी पाखरू टाइगर सफारी मामले में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंप चुकी है। कमेटी के सदस्य सचिव अमरनाथ शेट्टी की ओर से सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मामला उजागर होने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वह तत्कालीन मुख्य वन प्रतिपालक की ओर से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में सरकार से अब तक कोई कार्रवाई के संबंध में जवाब दाखिल करने का कहा गया है। वहीं शासन के सूत्रों को माने तो 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस जारी किया जा सकता है। उन्हें अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। जवाब से संतुष्ट न होने पर कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है।